तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लिन ने ड्रैगन लॉर्ड के साथ मुकाबला शुरू किया, जिसमें बेबी काफी बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। हालांकि लिन को लग रहा था कि बेबी मारा गया, तो गुस्से में आकर ड्रैगन के गले पर वार करते हुए उसकी ड्रैगन कोर को कंज्यूम कर लेता है। साथ ही ब्लू हार्ट ग्रास को खाने से लिन की ड्रैगन ब्लड लाइन अवेकन हो गई, जो कि लिन के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। जिसके बाद लिन को उसी केव में एक डिवाइन सोर्ड हासिल हुई, जो कि हेल realm से बिलोंग करती थी। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती जहाँ पर लिन उस डिवाइन सोर्ड के सामने था। मास्टर डिलान उसे खुश होते हुए बताने लगे कि इस सोर्ड का तो कोई मालिक नहीं, सो अब तुम अपने ब्लड को इसके साथ मर्ज करते हुए इसके मास्टर बन जाओ। तो लिन ने अपना हाथ कट करते हुए उस सोर्ड के साथ अपना ब्लड फ्यूज किया। इस ब्लड फ्यूजन के साथ ही उस तलवार से काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज हो रही थी। उस एनर्जी ने तो पूरी केव को ही शेक करके रखा। अरे वो तलवार अपने प्लेटफॉर्म से बाहर आ जाती है। वो फटाफट से अपने नए मास्टर के पास पहुंच गई। वह यहाँ पर लिन ने उसे ग्रैब कर लिया था, मगर वो डिवाइन सोर्ड तुरंत ही उसके हाथ से भागने की कोशिश करने लगी। तो मास्टर डिलान भी एक्साइटेड होकर उसे कहने लगे कि बच्चे इस तलवार को हाथ से जाने मत देना, तुम्हें कुछ भी करके इस तलवार को कंट्रोल करना ही होगा। मैं जानता हूँ तुम ये कर सकते हो। और उतने में वो सोर्ड एक बेल्ट जैसे फॉर्म होकर सीधे लिन की कमर से जकड़ गई। दरअसल ये एक फ्लेक्सिबल ब्लेड थी, जो कि कोई भी शेप ले सकती है। लिन ने तो फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसी सोर्ड को विटनेस किया था, तो तुरंत ही मास्टर डिलॉन से इसके बारे में पूछने लगा। तो मास्टर कहते कि देखो इस पर हेल में लिखी हुई राइटिंग है, इस तलवार को पर्पल ब्लड कहा जाता। सो इस तरह से लिन को एक बहुत ही अमेजिंग सा आर्टिफैक्ट हासिल हुआ। मगर अभी तक लिन की मुश्किलें खत्म नहीं हुई, क्योंकि फ्लाइंग और अर्थ ड्रैगन्स ने उस केव को चारों ओर से घेर लिया था। ये सारे बीस्ट बस लिन के बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं। उनका पूरा ध्यान एंट्रेंस पर था और उतने में लिन की उस केव के अंदर से एक तूफानी एंट्री हो गई। वो अपनी फ्लेक्सिबल सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए बड़ी तेजी के साथ उन ड्रैगन्स पर टूट पड़ा। उसने तेज रफ्तार के साथ अपने स्लैशेस का इस्तेमाल करते हुए उन ड्रैगन्स को खत्म करना शुरू कर दिया। और ये पर्पल ब्लड सोर्ड काफी ज्यादा अमेजिंग थी। इससे रिलीज होने वाले शार्प स्लैशेस इन ड्रैगन्स पर कहर बनकर टूट पड़े। अब लिन को इतनी सारी तबाही मचाता हुआ देखकर फ्लाइंग ड्रैगन्स ने भी उस पर अपनी फायर बॉल रिलीज करना शुरू कर दिए। ये भी किसी भी कीमत पर उसे मारना चाहते थे, इसीलिए लिन फटाफट से एक फ्लाइंग ड्रैगन पर सवार हो गया। मगर तब तक बाकी के फ्लाइंग ड्रैगन्स भी उसके पास पहुंच जाते हैं। तो लिन ने अपनी तलवार का इस्तेमाल करते हुए उस ड्रैगन को होल्ड कर लिया। तब तक दूसरे ड्रैगन्स उस पर अपनी फायर से हमले कर रहे थे, मगर लिन उनके हर एक अटैक को काउंटर करते हुए आगे बढ़ने लगा। वो अभी भी उस ड्रैगन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। और तब तक वहाँ पर एक और ग्रीन कलर का ड्रैगन पहुंच जाता है, जो कि इन सब के मुकाबले काफी ज्यादा पावरफुल था। लिन को पता है कि इसे मारना इम्पोर्टेंट होगा, वरना ये लिन की हालत खराब कर सकता है। इसलिए लिन ने उस पर अपने विंड स्लैश से हमला कर दिया, मगर वो ड्रैगन समय रहते उसे काउंटर कर लेता है। इसलिए लिन ने फ्लाई करते हुए सीधे जाकर उस पर छलांग लगा दी। यहाँ पर उसने अपनी ब्लेड को उस ड्रैगन में स्टैप कर दिया था, जिसके चलते लिन की पकड़ उस पर मजबूत बन गई। इसी दरमियान दूसरे ड्रैगन्स भी उस ग्रीन ड्रैगन पर हमले करने लगे। उन्हें तो बस किसी भी कीमत पर लिन को मारना था। लेकिन उसी वक्त लिन ने अपनी विंड पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर एक टोर्नेडो क्रिएट कर लिया, जिसमें वो सारे ड्रैगन जकड़े जाते हैं। इतना ही नहीं, उसने अपने पर्पल सोर्ड को भी एक विप में तब्दील करते हुए उस टोर्नेडो में रिलीज कर दिया, जिसके चलते इस टोर्नेडो में जितने भी फ्लाइंग ड्रैगन्स ट्रैप हुए थे वो ऑन द स्पॉट मारे जाने लगे। अब इस नजारे को देखते साथ ही अर्थ ड्रैगन्स ने लिन पर अपने फायर बॉल रिलीज करना शुरू कर दिए। यानी कि लिन ना आसमान में सेफ था और ना ही जमीन पर। लेकिन इस फायर बॉल का अटैक हुआ ग्रीन ड्रैगन पर, जिसके चलते वो घायल होकर नीचे पटक गया। तब तक लिन भी उसकी पीठ से हट चुका था और अब उसने अपनी विंड स्ट्रिंग का इस्तेमाल करते हुए एक अर्थ ड्रैगन पर हमला कर दिया। लिन ने वहाँ पर जो विंड स्लैश रिलीज किया था उसमें अर्थ ड्रैगन सारे के सारे मारे गए। उसने देखा कि वहाँ पर अब बस एक ही फ्लाइंग ड्रैगन जिंदा बचा है, मगर उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो लिन का मुकाबला कर सके। इसलिए वो डर के मारे मैदान छोड़कर भागने लगा। बेबी उससे कहता है, बॉस देखो वो छिपकली भाग रही है, क्यों ना तुम उसे भी खत्म कर दो। जिस पर लिन कह रहा था कि ना उसे मारने की कोई जरूरत नहीं, उसे यहाँ से भागने दो, वैसे भी वो अब हमारे पीछे नहीं आने वाला। अभी सीन यहीं पर कट होकर हमें अर्न्स्ट एकेडमी का नजारा दिखाया गया, जहाँ पर लिन ने बनाए हुए स्टैचू को कवर करके रखा गया था। वाले स्टैचू को देखने के लिए अर्न्स्ट एकेडमी के न जाने कितनी सारे डिसाइपल्स जमा हो गए। साथ ही हम वहाँ पर 2 डिसाइपल्स को देख पाते जो कि लिन को कुछ खास पसंद नहीं करते थे। उनमें से एक कंफ्यूज होकर पूछ रहा था कि आज यहाँ पर इतनी सारी भीड़ क्यों लगी है, क्या आज यहाँ पर कोई स्पेशल अनाउंसमेंट हो रही। जिस पर उसका साथी कहने लगा कि ना, मैंने सुना है कि लिन ने एक स्कल्पचर बनाया। तो सभी लोग उस स्कल्पचर
स्कल्पचर को देखने यहाँ चले आए। ये लोग लिन के आर्ट को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं, जिस पर वो बंदा कह रहा था कि लिन तो एक मैजिशियन है, भला वो स्कल्पटिंग में क्या ही उखाड़ लेगा। एक मैजिशियन कभी भी स्टोन कार्वर नहीं बन सकता। चलो हम भी देखते हैं कि उसने ऐसा क्या ही स्पेशल बनाया। और इस तरह से दोनों बंदे भी भीड़ में शामिल हो गए। वहाँ पर हम लिन के तीनों भाइयों को देख पाते हैं, जिन्होंने उस स्टोन स्टैचू को कवर करके रखा था। तभी उन डिसाइपल्स में से एक बंदी लिन के दोस्त से पूछने लगी कि तुमने स्टैचू को कवर करके क्यों रखा? अभी कोई बड़ा सीक्रेट तो हो नहीं सकता। चलो जल्दी से इस कवर को हटा दो, हमें भी इस आर्ट को देखना है। जिस पर जॉर्ज कह रहा था ना, मैं ये कवर नहीं हटा सकता। दरअसल हमने लिन से प्रॉमिस किया था कि हम उसके वापस आने तक इस स्कल्पचर को प्रोटेक्ट करेंगे। तो जैसे ही लिन वापस आ जाए हम तुरंत ही इस कवर को हटा देंगे। जिस पर एक बंदा कहने लगा कि तुम लोग तो काफी ज्यादा नौटंकी कर रहे, तुम तो ऐसे दिखा रहे मानो लिन ने स्टोन कार्विंग में महारत हासिल की हो। वो तो बस 5वीं रैंकिंग वाला मैजिशियन है। साथ ही वहाँ पर एक और बंदा कहने लगा कि लिन एक स्टूडेंट है, वो एक मास्टरपीस तो बना नहीं सकता। हमारी सिटी में क्यूरेटर माया जैसे काफी टैलेंटेड लोग हैं, लिन कभी उन्हें बीट नहीं कर पाएगा। और उतने में क्यूरेटर माया खुद वहाँ पर पहुँच गए। वो लिन के दोस्तों से कहने लगे कि बच्चों क्या तुम इस स्कल्पचर को रिवील कर सकते हो, मैं इसे देखना चाहता हूँ। वेल क्यूरेटर माया खुद स्कल्पटिंग के मास्टर थे, उनके वर्क को पूरे कॉन्टिनेंट में अप्रिशिएट किया जाता था। वेल क्यूरेटर की रिक्वेस्ट को तो डॉसन को मानना ही था। वो उन्हें बताता है कि वैसे तो हमें लिन के आने का इंतजार था, लेकिन अब आप रिक्वेस्ट कर रहे हो तो हम उसे मना नहीं कर सकते। और इतना कहते साथ ही डॉसन ने उस स्कल्पचर के ऊपर का लगा हुआ पर्दा हटा दिया। इस मूर्ति को देखते साथ ही सभी लोगों के होश उड़ गए। कुछ लोग तो खुद को ही चाटे मारने लगे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सच्चाई है या फिर कोई सपना। और तभी उनमें से एक बंदा अपना कार्ड देते हुए कहने लगा कि ये परफेक्ट स्टैचू मैं खरीदना चाहता हूँ, प्लीज लिन को बताना कि मुझसे कांटेक्ट करें। साथ ही वहाँ मौजूद हर एक डिसाइपल आपस में ही डिस्कस करने लगा कि लिन ने इतना अमेजिंग सा स्टैचू कैसे बना लिया। वहीं पर क्यूरेटर भी अपने ग्लास से उस स्टैचू को काफी केयरफुली ऑब्जर्व करने लगे। उन्होंने नोटिस किया कि लिन ने एक ही लाइन में इस पूरे स्टैचू को कार्व किया है, उसकी लाइन जरा भी डिस्टर्ब नहीं हुई थी। और इसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो गए। वो बता रहे थे कि वो बंदा तो वाकई स्टोन कार्विंग का जीनियस है, मैंने ऐसा मास्टरपीस पहले कभी नहीं देखा था। उस बच्चे ने तो पत्थर में एक जान डाल दी, इनफैक्ट इसने तो मास्टर प्लुक्स के काम को भी पीछे छोड़ दिया। वेल इनकी बात सुनकर रेनॉल्ड भी काफी ज्यादा हैरान था। उनसे पूछ रहा था कि सीनियर क्या आप हमें इस आर्ट वर्क की लेवल बता सकते हो? जिस पर क्यूरेटर कह रहे थे कि मैं कुछ भी बड़ा चढ़ाकर नहीं बताता, मुझे स्टैचूज का काफी ज्यादा नॉलेज है और उसके बिहाफ पर मैं इतना तो बता सकता हूँ कि ये वाला स्टैचू 10 ग्रेट स्टोन कार्विंग्स को भी तगड़ी टक्कर दे सकता। वेल ये सब सुनकर ही लिन के दोस्तों को तो मानो झटका लग गया, क्योंकि 10 ग्रेट स्टोन कार्विंग इस दुनिया में सबसे अमेजिंग मानी जाती थी। ऐसा कहा जाता था कि आज तक कोई ऐसा स्टैचू नहीं बना जो उन 10 कार्विंग्स का मुकाबला कर सके, मगर लिन ने तो उस रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया था। डॉसन और रेनॉल्ड खुश होते हुए कहने लगे कि वाह, हमारे तीसरे भाई का तो कोई जवाब नहीं। वहीं पर एक बंदा खुद को ही चाटे मारते हुए कहने लगा कि मैंने पहले ही स्टैचू को खरीद लेना चाहिए था, अब तो इसकी कीमत आसमान को छूने वाली है। साथ ही कुछ डिसाइपल्स कह रहे थे कि क्यूरेटर ने खुद होकर लिन के स्टैचू की तारीफ की। इनफैक्ट उन्होंने तो इस स्टैचू को 10 ग्रेट स्टोन कार्विंग के साथ कंपेयर किया। हमें तो लगा ही नहीं था कि लिन के पास मैजिक के साथ साथ कार्विंग का भी इतना डीप नॉलेज होगा। वो बंदा तो एक मास्टर है। वहीं पर एक बंदा लिन के दोस्तों को कन्विंस करने लगा कि अगर वो लोग इस स्टैचू की जिम्मेदारी उस पर छोड़ दे तो वो इस स्टैचू को काफी हाई प्राइस में बेच सकता है। दरअसल ये बंदा परुक्स गैलरी का मास्टर था। वो बंदा बता रहा था कि स्कल्पचर एक मास्टरपीस है, तो इसे ऐसी कीमत मिलनी चाहिए जिसे स्टैचू डिजर्व करता हो। और मैं तुम्हें यकीन दिला सकता हूँ कि मैं लिन लेई को बिल्कुल निराश नहीं करूंगा। जिस पर डॉसन कह रहा था कि ये तो मेरे भाई ने बनाई हुई स्टैचू है, इसका डिसीजन भला मैं कैसे ले सकता। प्लीज आप लिन के वापिस आने तक का इंतजार कीजिए, जैसे ही वो वापिस आएगा मैं आप दोनों की मुलाकात करवा दूंगा। और उतने में वहाँ पर लिन की एंट्री हो गई। वो कह रहा था ये स्टैचू सेल करने के लिए नहीं है। उसे वहाँ देखते साथ ही उसके तीनों दोस्त काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वहीं पर डिसाइपल्स को ये समझ नहीं आ रहा था कि लिन इस स्टैचू को बेच
बेचना क्यों नहीं चाहता। ये एक मास्टरपीस है और इसे सेल करके लिन काफी सारा पैसा कमा सकता था। क्यूरेटर तो लिन की बातें सुनकर ही हैरान हो गए। साथ ही परुक्स गैलरी का एल्डर उसे समझा रहा था कि तुम्हारी ये आर्ट दुनिया को दिखानी चाहिए। अगर तुम इसे सेल करना नहीं चाहती तो कोई बात नहीं, मगर तुम इसे हमारे परुक्स गैलरी के एग्जीबिशन हॉल में रख सकते हो। हालांकि लिन ने इसके लिए भी मना कर दिया। वो कह रहा था कि मैं ड्रीम अवेकन को अभी भी पब्लिक करने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं हूँ। वह ये सुनकर परुक्स गैलरी का एल्डर तो हैरान था, क्योंकि ऐसा ऑफर वो कभी किसी को नहीं करते। हालांकि क्यूरेटर माया ने लिन की बात को रिस्पेक्ट दी। वो कहते बच्चे कुछ तो रीजन होगा जो तुम इस स्टैचू को दुनिया के सामने नहीं लाना चाहते। कोई बात नहीं, जब तुम्हें कंफर्टेबल महसूस होगा तब तुम हमें कांटेक्ट कर सकते हो। हमारी परुक्स गैलरी का एग्जीबिशन हॉल तुम्हारे लिए ओपन है। जो सुनते साथ ही लिन के चेहरे पर स्माइल आ गई। अब अगले सीन में हम देख पाते कि लिन अपने दोस्तों के साथ डिनर कर रहा। ये सभी लोग लिन के लिए काफी ज्यादा खुश थे, क्योंकि लिन ने बहुत ही कम वक्त में ग्रेट अचीवमेंट हासिल की थी। हालांकि लिन अभी भी खुद से सेटिस्फाइड नहीं हुआ था। वो डॉसन से कहने लगा कि बड़े भाई, मैंने आपको कुछ दिनों पहले मेरे एंसेस्ट्रल सोर्ड के बारे में बताया था। वेल, उसका नाम है ब्लेड रिपर। क्या आपको पता चला कि ब्लेड रिपर किसके पास है? जिस पर डॉसन कह रहा था कि मेरी सर्चिंग जारी है, लेकिन अभी तक हमें ब्लेड रिपर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। हालांकि तुम उसकी फिक्र मत करो, जैसे ही मुझे कुछ पता चलेगा मैं तुरंत ही तुम्हें बता दूंगा। मेरी डॉसन फैमिली काफी दिनों से उसकी तलाश कर रही है, तो हमें जल्दी कोई ना कोई रिस्पांस जरूर मिलेगा। उतने में ही रेनॉल्ड लिन को बताने लगा कि मेरे दोस्त, तुम लियान के बड़े भाई दीजिन को तो जानते ही होंगे। वो हमारे अर्न्स्ट एकेडमी के जीनियस में से एक है। मैंने सुना है कि वो जल्दी छठी रैंकिंग वाला एग्जाम देने वाला है, जिसके चलते अर्न्स्ट एकेडमी का हर एक बंदा दीजिन से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया। इनफैक्ट कुछ लोग तो तुम्हें दीजिन के साथ कंपेयर करते हुए कह रहे थे कि तुम उसके सामने कुछ नहीं हो। लेकिन मैं जानता हूँ कि तुमने छठी रैंकिंग को एक लंबे अरसे पहले ही पार कर लिया था। बस मसला ये हो गया कि तुमने एग्जाम को मिस कर दिया। अगर तुम माउंटेन रेंज में ना जाते तो छठी लेवल वाले एग्जाम को एक लंबे अरसे पहले ही पार कर लेते, तब शायद कोई तुम्हें दीजिन के साथ कंपेयर नहीं करता। सच बताओ तो मुझे इन बकवास करने वाले लोगों पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। ये लोग अभी तक तुम्हारी एबिलिटीज को समझ ही नहीं पाए। तभी जॉर्ज लिन से कहने लगा कि मेरे भाई, जब तुम माउंटेन रेंज में थे तब तुम्हारे अंकल हिलमन यहाँ पर तुमसे मिलने आए थे। अगर सच बताओ तो काफी ज्यादा रेस्टलेस नजर आए, मानो कोई चीज उन्हें सता रही हो। मैंने उनसे पूछा था कि उनका क्या मसला है, मगर उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की। जैसे उन्हें पता चला कि तुम माउंटेन रेंज गए हो, वो यहाँ से वापस चले गए। तो लिन कह रहा था कि क्या उन्होंने कोई वजह बताई कि वो यहाँ पर क्यों आए थे, जिस पर जॉर्ज कहता है कि उन्होंने कहा था कि तुम नए साल पर घर नहीं आए, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा परेशान थे। माउंटेन रेंज का इलाका काफी ज्यादा खतरनाक माना जाता और तुम वहाँ पर थे, इसलिए वो शायद परेशान हो गए। वो तुम्हारी सेफ्टी को लेकर फिक्रमंद थे। अब ये सारी बातें सुनकर लिन दिल ही दिल में सोचने लगा कि मैंने जल्दी से घर वापस जाना चाहिए। जब मेरी फैमिली को पता चलेगा कि मैंने ड्रैगन की ब्लड लाइन को अवेकन किया, तब वो काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे। हो सकता है कि इस बार मैं अपने फादर के चेहरे पर स्माइल वापस ला सकूं। इसलिए वो तुरंत ही अपने भाइयों से कहने लगा कि मैं आप सभी को कुछ बताना चाहता हूँ। दरअसल मैं भी दीजिन के साथ छठी लेवल के एग्जाम को देना चाहूंगा। मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करने की सोच रहा हूँ। अब ये सुनते साथ ही वो तीनों भी काफी ज्यादा शॉक हो गए। वह इन्हें तो शॉक होना ही था, क्योंकि ग्रेजुएशन कंप्लीट करने में लगभग 40 से 50 सालों का वक्त लगता था, मगर लिन के पास वक्त की कमी थी। वो अपना सारा टाइम ग्रेजुएशन पर बर्बाद नहीं करना चाहता। और अब अगले सीन में हमें अरीना का सीन दिखाया जाता है। आज यहीं पर दीजिन अपनी मैजिक की छठी लेवल वाला एग्जाम देने वाला था, इसलिए सभी बंदे काफी जोश में उसे चीयर्स कर रहे थे। हर तरफ बस दीजिन के नाम का ही बोलबाला था। उतने में एक मास्टर दीजिन को समझाने लगा कि मैजिक की छठी लेवल का एग्जाम आसान नहीं होता। इस एग्जाम में हम छठी लेवल वाले फैंटम बीस्ट को अरीना में समन करेंगे। अगर तुम उन सारे फैंटम बीस्ट को हरा पाए तो तुम एग्जाम पास कर जाओगे, लेकिन वो फैंटम बीस्ट काफी ज्यादा पावरफुल है, इसलिए तुम्हारे भी घायल होने के चांसेस होंगे। मैं जानता हूँ कि तुम हमारे अर्न्स्ट एकेडमी के एक टैलेंटेड डिसाइपल हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम बेवजह के खतरे उठाओ। हालांकि दीजिन ने तो अपना मन बना लिया था। वो मास्टर से कहता है कि मैं 4 फैंटम बीस्ट का मुकाबला करना चाहूंगा।
अभी सुनते साथ ही वो चारों मास्टर काफी ज्यादा हैरान हो गए, क्योंकि अभी तक उन्हें यही लग रहा था कि दीजिन एक फैंटम बीस्ट का मुकाबला करेगा, मगर यहाँ पर दीजिन ने 4 फैंटम बीस्ट का नाम लेकर इन सभी को चौंका दिया। उसमें से एक इंस्ट्रक्टर दीजिन को कहने लगा कि यहाँ पर कोई गेम नहीं चल रहा, तुम्हें सोच समझकर अपना फैसला लेना पड़ेगा। अगर हमने 4 फैंटम बीस्ट को यहाँ पर समन किया तो हो सकता है तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाए। जिस पर दीजिन कह रहा था कि आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मैं अच्छे से जानता हूँ कि मुझे क्या करना है, इसलिए आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। 4 फैंटम बीस्ट तो मेरे सामने कुछ भी नहीं। अभी सुनते साथ ही अकेडमी के जो मेन मास्टर थे उनके चेहरे पर स्माइल आ गई। वो अपने जूनियर से कहने लगे कि अगर ये बच्चा इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट है तो तुम इसका कॉन्फिडेंस लो मत करो, जल्दी से फैंटम बीस्ट को समन किया जाए। अभी सुनते साथ ही वो चारों इंस्ट्रक्टर्स अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर एक पोर्टल ओपन कर लेते हैं और अब उस पोर्टल में से 4 फैंटम बीस्ट बाहर आ गए। सो गाइस, ये उसी तरह के बीस्ट है जिनका लिन ने माउंटेन रेंज में मुकाबला किया था। वेल, इन ताकतवर बीस्ट को देखते साथ ही वहाँ मौजूद डिसाइपल्स काफी ज्यादा पैनिक हो गए। वो कह रहे थे कि हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि दीजिन ने इतने पावरफुल बीस्ट को समन किया है। ये बंदा गॉड है या ह्यूमन है, यही समझ नहीं आ रहा। इधर दीजिंग ने उन फ्लाइंग ड्रैगन्स का मुकाबला करने के लिए अपनी विंड एबिलिटी को एक्टिवेट कर लिया। साथ ही एक इंस्ट्रक्टर अमेज होते हुए कहने लगा कि आज तक किसी ने भी 4 बीस्ट का एक साथ मुकाबला नहीं किया था। ऐसा कारनामा तो हमारे सुप्रीम मास्टर ने अपनी जवानी के दिनों में करके दिखाया था। वही दूसरी तरफ दीजिन अपने विंड स्लैशेस का इस्तेमाल करते हुए फैंटम बीस्ट पर अटैक करने लगा, मगर उनमें से एक बीस्ट उसे जख्मी करने में कामयाब हो जाता है। वहीं पर दीजिन दिल ही दिल में सोचने लगा कि बीस्ट तो जितना मैंने इमेजिन किया था उससे भी 1000 गुना ज्यादा पावरफुल निकले। अब मैं तो मुकाबले से पीछे नहीं हट सकता, मुझे कुछ भी करके इस बैटल को जीतना ही होगा, वरना मेरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। तो क्यों ना मैं उस नई मूव का इस्तेमाल करूं। और इतना कहते साथ ही दीजिन ने वहाँ पर अपने विंड एलिमेंट का एक बहुत बड़ा टोर्नेडो फॉर्म कर लिया। वेल, इस टोर्नेडो के अंदर विंड ब्लेड की इंटेंस एनर्जी शामिल थी, जिसके चलते वो सारे फैंटम बीस्ट उसमें जकड़ गए। उन बीस्ट को इस टोर्नेडो से खुद को आजाद करवाने का कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा था। साथ ही दीजिन ने भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया, जिसके चलते थोड़ी देर बाद वो सारे बीस्ट घायल होकर नीचे पटक गए। दीजिन का ये विंड टोर्नेडो इतना ज्यादा खतरनाक था कि वो सारे फैंटम बीस्ट ऑन द स्पॉट मारे जाते हैं। वहीं पर दीजिन भी एग्जॉस्ट होकर घुटने पर आ गया, मगर फाइनली उसने इस एग्जाम को पास कर लिया था। वहीं पर सुप्रीम मास्टर कहने लगे कि दीजिन ने 4 फैंटम बीस्ट का एक साथ मुकाबला किया, साथ ही साथ फाइटिंग करते दरमियान ही उसने अपने स्पेल को भी एक्टिवेट किया। इतनी सारी पावर यूज करने के बावजूद भी ये बंदा सही सलामत है। तो ये अनाउंसमेंट करते हुए मुझे काफी ज्यादा खुशी हो रही कि दीजिन ने इस एग्जाम को पास कर लिया। वेल, सुप्रीम मास्टर की ये सारी बातें सुनकर तो डिसाइपल्स में काफी ज्यादा जोश भर गया। वो सभी लोग दीजिन का नाम लेकर उसे चीयर्स कर रहे थे। उनमें से कुछ बंदे कह रहे थे कि आज दीजिन ने ये बात साबित कर दी कि उसे अकेडमी का नंबर 1 जीनियस क्यों माना जाता। इस अकेले बंदे ने 4 फैंटम बीस्ट का एक साथ मुकाबला किया है, ये तो वाकई काबिले तारीफ होगा। वहीं पर ऑडियंस में एक बंदी काफी जोर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगी कि दीजिन तो बहुत ही ज्यादा कूल है, मैं तो डेफिनेटली दीजिन के साथ ही शादी करने वाली हूँ। वहीं पर लियान भी अपने भाई दीजिन की इस कामयाबी को देखकर खुश हो गई। उतने में उसने देखा कि लिन भी वहाँ पर पहुँच चुका है। वो उससे कहती कि लिन शायद तुम भी एग्जाम देने वाले हो, मैं तुम्हारे लिए प्रे करूंगी कि तुम भी इस एग्जाम को पास कर लो। तो लिन भी उसका शुक्रिया अदा करते हुए अरीना की तरफ निकल पड़ा। तभी रास्ते में दीजिन उसे बताने लगा कि ये फैंटम बीस्ट काफी ज्यादा भयानक है, इसलिए तुम थोड़ा सा संभाल कर रहना। तो लिन भी उसकी सलाह मानते हुए सीधे इंस्ट्रक्टर्स के पास पहुंच गया। इधर कुछ लड़कियां कह रही थी कि शायद लिन जानबूझकर इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहा ताकि वो दीजिन को चैलेंज कर सके। हालांकि इन लड़कियों को पूरा यकीन था कि लिन इस मुकाबले में बिल्कुल भी जीत नहीं पाएगा। इधर इंस्ट्रक्टर लिन से कहने लगे कि हम यहाँ पर एक फैंटम बीस्ट को समन करने वाले हैं, तुम उसका मुकाबला कर सकते हो। मगर लिन उन्हें रुकने के लिए बता रहा था। तो एल्डर कहते कि शायद इसे भी दीजिन जैसे 4 फैंटम बीस्ट का मुकाबला करना है, इसलिए उसने लिन को साफ इनकार कर दिया। उससे कह रहे थे कि ये 6ठी लेवल का एग्जाम है, कोई गेम नहीं जहाँ पर तुम शो ऑफ करो। जिस पर लिन कह रहा था कि आप तो मुझे गलत समझ बैठे, दरअसल मैं 4 फैंटम बीस्ट की नहीं बल्कि 10 बीस्ट की बात
बात कर रहा था। अब ये सुनते साथ ही उस इंस्ट्रक्टर के साथ साथ वहाँ मौजूद हर एक बंदे के होश उड़ गए। वहीं पर सुप्रीम मास्टर तो लिन की बात सुनते ही काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गए। वो कहने लगे कि ये बच्चा भी इंटरेस्टिंग है। इधर इंस्ट्रक्टर लिन से कहता है कि मैं यहाँ पर बस एक ही फैंटम बीस्ट को बुलाने वाला हूँ, अपनी ये जिद छोड़ दो। हालांकि लिन उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था, तो एल्डर उसे समझाने लगे कि बीस्ट को समन करने से पहले हमें एक मैजिकल सर्कल को फॉर्म करना पड़ता, ताकि यहाँ मौजूद दूसरी ऑडियंस सेफ रह पाए। और 10 फैंटम बीस्ट के लिए तो हमें काफी पावरफुल एरी की जरूरत पड़ेगी, जो कि मैं इतने शॉर्ट टाइम में तो सेटअप नहीं कर सकता। उतने में ही सुप्रीम मास्टर वहाँ पर पहुँच गए। वो कह रहे थे कि क्यों ना ये मैजिकल सर्कल मैं फॉर्म करूँ। साथ ही वो लिन से पूछने लगे कि बच्चे क्या मैं तुम्हारा एग्जाम पर्सनली देख सकता हूँ। तो लिन ने भी खुशी से उनके इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। दरअसल सुप्रीम मास्टर उस सर्कल में इसलिए रहना चाहते थे ताकि जरूरत पड़ने पर वो लिन को प्रोटेक्ट कर सके। और फिर सुप्रीम एल्डर ने वहाँ पर एक पोर्टल को ओपन करते हुए 10 फैंटम बीस्ट को समन कर लिया, जिनमें फ्लाइंग ड्रैगन के साथ साथ और ड्रैगन्स भी शामिल थे। अब उन बीस्ट के वहाँ आते साथ ही लिन अपने फ्लाइट मैजिक को एक्टिवेट कर लेता है। ये देखकर तो लोगों को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि ये वाला फ्लाइट मैजिक बस 7वीं लेवल का मेज ही यूज कर सकता है, जिससे तो लिन के दोस्तों के भी होश उड़ गए। रेनॉल्ड तो हैरान होते हुए डॉसन से पूछने लगा कि क्या हमारा भाई लिन ऑलरेडी 7वीं लेवल पर पहुंच चुका है। वहीं दूसरी तरफ लिन हवा में फ्लाई करते हुए अपने विंड स्लैशेस से उन बीस्ट पर अटैक करने लगा, मगर वो फ्लाइंग ड्रैगन्स काफी आसानी से उन हमलों को काउंटर कर रहे थे। इसी दरमियान लिन एक फ्लाइंग ड्रैगन पर सवार हो जाता है। साथ ही कुछ इंस्ट्रक्टर कह रहे थे कि लिन तो 7वीं रैंकिंग को छूने वाला है। इस बंदे ने सबसे कम एज में इस रैंकिंग को हासिल किया। इनफैक्ट पूरे यूलान कॉन्टिनेंट में इसके जैसा जीनियस आज तक देखा नहीं गया था। साथ ही लिन को इसी पल में माउंटेन रेंज की वो बैटल याद आ गई, जहाँ पर लिन ने विंड एलिमेंट का टोर्नेडो फॉर्म करते हुए अपनी सोड को उसमें स्विंग किया था। तो लिन उसी सेम मूव का इस्तेमाल करते हुए सभी फ्लाइंग ड्रैगन्स को खत्म कर देता है। हालांकि अभी भी अर्थ ड्रैगन जिंदा थे, जो कि फ्लाई नहीं कर सकते। अब इनका भी जुगाड़ बिठाने के लिए लिन के पास एक और तरीका है। उसने अपनी एनर्जी को जमीन पर हिट करते हुए वहाँ पर कई सारे अर्थ लैंसेस फॉर्म कर लिए। ये लैंसेस इतने ज्यादा शार्प थे कि वहाँ मौजूद हर एक बीस्ट उसमें धस के मारा जाता है। सो इस तरह से लिन ने अपनी सिर्फ 2 मूव्स के अंदर इन सारे फैंटम बीस्ट का खात्मा कर दिया। वेल ये सीन इतना ज्यादा अमेजिंग था कि सभी लोगों के होश उड़ गए। एक बंदा कह रहा था कि लिन तो बस 18 साल का है, मगर फिर भी उसने यूलान कॉन्टिनेंट के सबसे पावरफुल चर्च ऑफ लाइट के लोगों को भी पीछे छोड़ दिया। अब तो कॉन्टिनेंट का हर एक बंदा लिन से मिलना चाहेगा। सो इस मुकाबले को खत्म करने के बाद लिन सीधे सुप्रीम मास्टर के सामने पहुंच गया, जो कि लिन की इस बैटल को देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हुए थे। वो कहते बच्चे तुम्हारे पास यूनिक टैलेंट है। वैसे तो बहुत ही कम लोग मैजिशियंस की 9वीं रैंकिंग को पार कर पाते, लेकिन तुम्हारे इस टैलेंट को देखकर मैं बता सकता हूँ कि तुम्हें उस लेवल पर पहुँचने में ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला। इनफैक्ट तुम तो सैंक्चुरी लेवल पर भी पहुँच सकते हो, जिसे एक सुपीरियर लेवल माना जाता। तुम्हें तो बस अब एक ही चीज की जरूरत है, जो कि है टाइम। थोड़ा टाइम दोगे तो तुम उस लेवल को भी पार कर जाओगे। वेल सुप्रीम मास्टर की ये सारी बातें दीजिन को अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए वो लियान से कहता है कि मैं ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करने वाला हूँ। अब ये सुनकर लियान भी थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई और उतने में दीजिन वहाँ से निकल पड़ा। वो कह रहा था कि मुझे घर जाकर प्रैक्टिस पर ध्यान देना है। दरअसल दीजिन को लिन जैसा एक बहुत ही भयानक चैलेंजर मिल चुका था, इसलिए दीजिन भी अपना वक्त जाया नहीं करना चाहता। भले ही दीजिन लिन की इस कामयाबी को देखकर कितना ही जेलस क्यों ना हो जाए, मगर उसकी सिस्टर लियान इससे काफी ज्यादा खुश थी। थोड़ी देर में लिन भी उसके साथ बात करने पहुंच गया। लियान उससे कह रही थी कि लिन तुमने तो काफी तेजी के साथ 7वीं रैंकिंग को हासिल किया। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तुम ये कारनामा कैसे कर पाए। जिस पर लिन कह रहा था कि अगर तुम्हें कोई चीज शिद्दत से चाहिए तो तुम उसे हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो। अगर तुम्हें किसी चीज को प्रोटेक्ट करना हो तो तुम भी ये कारनामा कर सकती, बस तुम्हें खुद पर यकीन रखना होगा। जिस पर लियान बता रही थी कि मेरे भाई और तुम दोनों भी अमेजिंग हो। मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि मैं तुम दोनों के साथ कम्पीट कर पाऊंगी। जिस पर लिन कह रहा था कि मुझे तो तुम पर पूरा भरोसा है। मैंने हमेशा इसी बात पर बिलीव किया कि लियान एक एक्सेप्शनल वुमन है। तुम्हारी जैसा टैलेंट बहुत ही कम लड़कियों के पास पाया जाता। और फिर लिन को काफी ज्यादा हेजिटेशन महसूस हुआ, क्योंकि उसने फॉर द फर्स्ट टाइम लियान की इतनी सारी तारीफें की थी। वहीं पर लियान भी ब्लश करने लगी, क्योंकि वो लिन को शुरू से ही पसंद करती थी और आज लिन के मुंह से इतनी सारे कॉम्प्लीमेंट सुनकर उसे अच्छा लगा। इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।